ठंडी हवा सैनिक छावनी के गेट के लोहे के ढांचे से टकराकर एक धीमी उदास ध्वनि पैदा कर रही थी। मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने अपनी कार की खिड़की से बाहर छावनी के अपरिचित दृश्यों को भावशून्य होकर देखा। उनकी वर्दी पर कोई रैंक चिन्ह नहीं थे, जिससे उनकी पहचान पूरी तरह से छिपी हुई थी। वह बस अपनी भतीजी से मिलने आई एक साधारण आगंतुक थीं। उन्होंने अपने ड्राइवर को छुट्टी पर भेज दिया था और खुद गाड़ी चला रही थीं। वह अपने मेजर जनरल के पद के बोझ को कुछ देर के लिए उतार देना चाहती थीं, लेकिन उनके कंधे पर लटके बैग में उनकी पहचान और अधिकार को साबित करने वाले सभी दस्तावेज मौजूद थे। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए गार्ड पोस्ट पर तैनात युवा सैनिक पास आए और विनम्रता से पहचान पत्र मांगा। अंजलि ने अपना नागरिक पहचान पत्र उन्हें दे दिया। जब उनसे मिलने वाले व्यक्ति का नाम और संबंध पूछा गया तो उन्होंने धीमी आवाज में उत्तर दिया, हवलदार प्रिया वर्मा, मैं उसकी मौसी हूं। उस पल सैनिकों के चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। उन्होंने एक दूसरे को इशारे किए और उनमें से एक तेजी से कंट्रोल रूम के अंदर गया और कुछ रिपोर्ट किया। कुछ ही देर बाद एक उच्च रैंक का दिखने वाला नायब सूबेदार बाहर आया और उनके पहचान पत्र और गाड़ी को बारी बारी से देखते हुए एक अजीब सा भाव दिया। अंजलि की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। एक अनुभवी कमांडर की अंतरात्मा छोटी से छोटी गड़बड़ी को भी भांप लेती थी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और चुपचाप प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया। कुछ पल जो अनंत काल की तरह महसूस हुए। उसके बाद नायब सूबेदार ने अनिच्छा से बैरियर उठाया और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। अंजलि ने हल्के से सिर हिलाया और गाड़ी छावनी के अंदर ले गई। साइड मिरर में गार्ड पोस्ट के सैनिक अभी भी वहीं खड़े उनकी गाड़ी को दूर जाते हुए देख रहे थे, जैसे वे किसी अप्रत्याशित तूफान को छावनी के अंदर आते देख रहे हों। विजिटिंग रूम शांत था, शायद इसलिए कि यह सप्ताह का दिन था। वह एक पुराने सोफे पर बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी भतीजी प्रिया का इंतजार करने लगी। प्रिया का बचपन उनकी आंखों के सामने घूम गया। एक आकस्मिक दुर्घटना में अपनी बहन को खोने के बाद उन्होंने अपनी खून से लथपथ भतीजी को गोद लिया और पाला था। यह कल की ही बात लगती थी। जब प्रिया ने सैनिक बनने का फैसला किया तो उन्होंने पहले इसका विरोध किया था। वह जानती थीं कि यह रास्ता कितना कठिन और अकेला है और वह नहीं चाहती थीं कि प्रिया भी वही बोझ उठाए। लेकिन प्रिया की आंखों में वही दृढ़ता थी जो उनमें थी। एक बार ठान लेने के बाद कभी न झुकने वाली जिद और किसी पर निर्भर न रहने की प्रबल इच्छा। अंत में अंजलि ने अपनी भतीजी की पसंद का सम्मान किया। जब उन्हें प्रिया का पत्र मिला जिसमें लिखा था, मौसी, मैं आपकी तरह एक महान सैनिक बनूंगी, तो वह रात भर रोती रहीं। यह याद करके अंजलि के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। तभी विजिटिंग रूम का दरवाजा एक कर्कश ध्वनि के साथ खुला और साथ ही एक नियमित टक टक की आवाज आई। अंजलि ने अनजाने में सिर घुमाया और वहीं जम गई। प्रिया बैसाखी के सहारे चल रही थी। उसकी एक टांग पर मोटा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला था, बाल पसीने से भीगे हुए थे। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द के निशान छिपाए नहीं छिप रहे थे। अंजलि का दिल जैसे धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। प्रिया, उनकी आवाज अनजाने में कांप रही थी। प्रिया ने बहादुरी से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जैसे कह रही हो कि सब ठीक है। मौसी, आप यहां कैसे, बिना बताए? अंजलि ने प्रिया की बातों को अनसुना करते हुए पास जाकर उसे सहारा दिया। तुम्हारी टांग, यह कैसे हुआ? क्या हुआ? लिगामेंट फट गया, प्रिया ने लापरवाही से जवाब दिया। ट्रेनिंग के दौरान थोड़ी सी गलती हो गई। 1 महीने अस्पताल में थी, कुछ दिन पहले ही छुट्टी मिली है। अब लगभग ठीक हो गई हूं। झूठ, अंजलि ने तुरंत जान लिया। प्रिया बचपन से ही खेलकूद में बहुत अच्छी थी। उसने ताइक्वांडो, जूडो और कई मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की थी। उसकी शारीरिक क्षमता कई पुरुषों से बेहतर थी। ऐसी लड़की का सेना की साधारण ट्रेनिंग में लिगामेंट फटने जैसी गलती करना अकल्पनीय था। और सबसे बढ़कर प्रिया की आंखें थोड़ी कांप रही थीं। यह किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें थीं जो डेज़स्पेरे में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अंजलि ने और कुछ नहीं पूछा। वह अपनी भतीजी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उनका दिमाग अब ठंडा पड़ चुका था। उनका दिल एक ठंडे बर्फ के गोले की तरह क्रोध की भट्टी में डूब रहा था। मुलाकात जल्दी खत्म हो गई। अंजलि ने सहज दिखने की कोशिश करते हुए प्रिया की पीठ थपथपाई और कहा कि अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना।
प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन अंत तक मदद नहीं मांगी। यही प्रिया थी, बचपन में अपनी मां को खोने के बाद एक सैनिक मौसी के नीचे बिना एक आंसू बहाए बड़ी हुई लड़की, जिसकी मानसिक शक्ति किसी से भी ज्यादा थी, लेकिन कभी कभी यही मजबूती उसे अकेला कर देती थी। यह अंजलि जानती थी। छावनी से बाहर निकलते ही अंजलि के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उनकी आंखें अब एक स्नेही मौसी की नहीं थीं, वे एक फील्ड कमांडर की आंखें थीं जो दुश्मन के दिल को भेद सकती थीं, एक युद्ध के मैदान की क्रूर शिकारी की आंखें। उन्होंने गाड़ी रोकी और अपने बैग से अपना सुरक्षित मिलिट्री फोन निकाला। फिर उन्होंने एक स्पीड डायल नंबर को देर तक दबाया। कुछ ही रिंग्स के बाद एक भारी पुरुष की आवाज आई, जय हिंद, प्रोवोस्ट मार्शल बोल रहा हूं। मैं बोल रही हूं। अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अब मैं जो कहूंगी उसे शब्दशः रिकॉर्ड करो और तुरंत उस पर अमल करो, चाहे कुछ भी हो जाए। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर रक्षा मंत्री भी पूछें तो तुम्हें कहना होगा कि तुम कुछ नहीं जानते। अब से तुम्हारा सीधा रिपोर्टिंग ऑफिसर मैं हूं, समझे? फोन के दूसरी तरफ से प्रोवोस्ट मार्शल की तनावपूर्ण चुप्पी छाई रही। जी मेजर जनरल मैडम, समझ गया। अंजलि ने प्रिया की यूनिट का नाम, उसकी जानकारी और उसकी चोट के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। हवलदार प्रिया वर्मा से संबंधित सभी रिकॉर्ड, चोट लगने वाले दिन की ट्रेनिंग लॉग, गवाहों के बयान, बैरकों में उसकी प्रतिष्ठा की जांच, खासकर उसके सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसरों के साथ उसके संबंध। धूल का एक कण भी नहीं छूटना चाहिए। कल सुबह तक सब कुछ मेरी मेज पर होना चाहिए। अनौपचारिक रूप से परछाई की तरह काम करो। एक चूहे को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर जानकारी लीक हुई या जरा सी भी ढिलाई हुई तो मैं अपने कंधे पर लगे इन सितारों को खुद नोच दूंगी। फोन काटने के बाद अंजलि ने कुछ देर तक अपना माथा स्टीयरिंग व्हील पर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। गुस्सा उनके पूरे शरीर की नसों में उबल रहा था। किसकी हिम्मत हुई उनकी भतीजी पर हाथ डालने की? नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था। अगर वह उनकी भतीजी न भी होती, अगर वह उनके अधीन एक सैनिक न भी होती, तो भी सेना के नाम पर होने वाले अन्याय और हिंसा को वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह एक विशाल शत्रु था जिससे उन्होंने अपने 2 सितारे हासिल करने के दौरान अनगिनत बार सामना किया था और लड़ा था। लेकिन इस बार निशाना उनका अपना दिल, उनकी भतीजी थी। गुस्सा कभी कभी तर्क को पंगु बना देने वाला जहर होता है, लेकिन कभी कभी यह सबसे शक्तिशाली हथियार भी बन जाता है। अंजलि ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ता थी। उन्हें खून की कीमत चुकानी होगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि हड्डियों और मांस के अलग होने का दर्द क्या होता है, और यह एहसास कराऊंगी कि अगर नर्क कहीं है तो वह यहीं है। उन्होंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज अंधेरे में गूंज उठी, जैसे एक बड़े युद्ध की प्रस्तावना की घोषणा कर रही हो। अध्याय 2, सच्चाई का क्रूर चेहरा। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही अंजलि अपने डिविजनल कमांडर के दफ्तर में बैठी थी। उनकी मेज पर रिपोर्टों का एक मोटा बंडल रखा था जिसे प्रोवोस्ट मार्शल ने रात भर में लाकर दिया था। उसने वादे के मुताबिक परछाई की तरह काम किया था और परिणाम अंजलि की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थे। रिपोर्ट केवल तथ्यों का संकलन नहीं थी, यह एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान पर की जा सकने वाली क्रूरता का एक कालक्रम था। और एक बंद संगठन कितनी आसानी से सड़ सकता है, इसका एक स्पष्ट प्रमाण था। रिपोर्ट का पहला पन्ना पलटते ही अंजलि के हाथ हल्के से कांपने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुखौटे की तरह कोई भाव नहीं था। केवल उनकी आंखें और भी ठंडी और तीखी होती जा रही थीं। प्रिया की चोट ट्रेनिंग के दौरान हुई कोई गलती नहीं थी, यह एक सुनियोजित और जानबूझकर की गई हिंसा थी। रिपोर्ट के अनुसार प्रिया की यूनिट में महिला नॉन कमीशन्ड ऑफिसरों एनसीओज के बीच, विशेष रूप से नायब सूबेदार मालिनी राव के नेतृत्व में एक गुट था। वे नए हवलदारों के साथ नियमित रूप से दुर्व्यवहार, अपमान और पैसे की उगाही करते थे और प्रिया उनका मुख्य निशाना बन गई थी। इसके कई कारण थे। वह एक प्रतिष्ठित अकादमी से नहीं आई थी, लेकिन अपनी असाधारण क्षमताओं के कारण हमेशा ध्यान आकर्षित करती थी। वह अन्याय के आगे आसानी से नहीं झुकती थी और अपनी राय रखती थी, और सबसे बढ़कर उसका आत्मविश्वास और जिंगिंगवादी आभा मंडल उन्हें खटकता था। घटना वाले दिन उन्होंने प्रिया को अनुशासन ट्रेनिंग के नाम पर पूरी वर्दी और साजो सामान के साथ परेड ग्राउंड के दर्जनों चक्कर लगवाए। बारिश हो रही थी और जमीन फिसलन भरी थी, लेकिन वे नहीं रुके, बल्कि गति धीमी करने के बहाने वे उसे पीछे से लात मारते या धक्का देते रहे।
प्रिया कई बार गिरी, लेकिन हर बार दृढ़ता से उठ खड़ी हुई। उसके इस रवैये ने मालिनी राव की नफरत की आग को और भड़का दिया। उसने दूसरे एनसीओज को इशारा किया और ट्रेनिंग के अंतिम चरण के रूप में प्रिया को एक कठिन पहाड़ी दौड़ का आदेश दिया। और फिर एक सुनसान ढलान पर मालिनी जानबूझकर प्रिया के पीछे दौड़ी और दौड़ते हुए उसकी टांग पर जोर से लात मारी। एक चीख के साथ प्रिया खड़ी ढलान से नीचे लुढ़क गई और इस प्रक्रिया में उसका घुटना मुड़ गया और लिगामेंट फट गया। उन्होंने प्रिया को तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया। वे दर्द से कराहती प्रिया को काफी देर तक वहीं पड़ा रहने देकर उसका मजाक उड़ाते रहे, यह कहते हुए कि उसकी इच्छा शक्ति कमजोर है। और यूनिट में उन्होंने झूठी रिपोर्ट दी कि प्रिया ट्रेनिंग के दौरान पैर फिसलने से घायल हो गई। जब उन्हें एहसास हुआ कि चोट गंभीर है, तब वे अनिच्छा से उसे मेडिकल यूनिट ले गए और वहां भी उन्होंने प्रिया को धमकाया और अपने मन मुताबिक बयान देने के लिए मजबूर किया। प्रिया चुप रही। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मौसी को पता चले और मामला बड़ा हो, और सबसे बढ़कर वह इसे अपने दम पर जीतना चाहती थी। उसके उसी जिद्दी स्वाभिमान ने अपराधियों के लिए एक आदर्श ढाल का काम किया। रिपोर्ट में अन्य पीड़ितों के गुमनाम बयान भी शामिल थे। मालिनी राव के गिरोह द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, मारपीट, अपमानजनक सजाएं और यहां तक कि अपने माता पिता से मिले जेब खर्च को भी उन्हें सौंपने की कहानियां। वह यूनिट पहले से ही एक छोटा नर्क बन चुकी थी, जहां कुछ अपराधी बहुसंख्यक पीड़ितों पर अत्याचार करते थे और सामान्य कमांड श्रृंखला ध्वस्त हो चुकी थी। यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर या तो अक्षम था या एक मूक दर्शक, और अन्य अधिकारी जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए केवल अपनी सुरक्षा की परवाह करते थे। अंजलि ने आखिरी पन्ना बंद किया और अपनी आंखें मूंद लीं। उनके दिमाग में हजारों विचार एक तूफान की तरह घूम रहे थे। वह एक डिविजनल कमांडर के रूप में आधिकारिक प्रक्रिया का पालन कर सकती थीं, जांच का आदेश दे सकती थीं, मिलिट्री पुलिस से औपचारिक जांच का अनुरोध कर सकती थीं और कानून और नियमों के अनुसार अपराधियों को सजा दे सकती थीं। यह सबसे तर्कसंगत और विवेकपूर्ण तरीका था। लेकिन अंजलि के दिल में जो उबल रहा था, वह ऐसा हल्का गुस्सा नहीं था। यह सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली एक आदिम प्रतिशोध की भावना के करीब था। कानून और प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और कभी कभी अपराधियों को बच निकलने का रास्ता दे देती है। वह ऐसा अधूरा न्याय नहीं चाहती थी। वह चाहती थीं कि वे प्रिया को दिए गए दर्द, उस भय और निराशा को 1000 गुना, 10,000 गुना लौटाएं। वह अपनी कुर्सी से उठी और अपनी युद्ध वर्दी निकाली। उनके कंधे पर 2 चांदी के सितारे चमक रहे थे। उन्होंने अपने सहायक को बुलाया। तुरंत पूरे डिवीजन में हाई अलर्ट जारी करो। सभी कमांडिंग ऑफिसर अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहेंगे और डिवीजन की मिलिट्री पुलिस और स्पेशल प्रोवोस्ट यूनिट के सभी जवान 10 मिनट के भीतर पूरी तरह से हथियारबंद होकर डिवीजन हेडक्वार्टर के परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों। गंतव्य के बारे में मत पूछो और सभी संचार उपकरण बंद कर दो। सहायक अचानक मिले आदेश से हैरान था, लेकिन अंजलि के बर्फीले चेहरे के सामने उसने सवाल करने की हिम्मत नहीं की और सैल्यूट करके बाहर भाग गया। अंजलि शीशे के सामने खड़ी हुई। शीशे में एक महिला की मौसी नहीं, बल्कि एक पूरी सेना की कमान संभालने वाली एक निर्दयी कमांडर खड़ी थी। उन्होंने अपने चेहरे से सारे भाव मिटा दिए। जो बचा था वह केवल एक इस्पाती इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता थी। आज कानून और नियम नहीं, बल्कि मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देगा। उन्होंने अपनी कमर पर पिस्तौल लगाई और दफ्तर से बाहर निकल गईं। गलियारे में उनके जूतों की आवाज किसी भी सैन्य गीत से ज्यादा दृढ़ और भयावह थी। हेडक्वार्टर की इमारत के बाहर अभी भी अंधेरे में डूबे परेड ग्राउंड पर सैकड़ों मिलिट्री पुलिस और स्पेशल प्रोवोस्ट यूनिट के जवान पहले से ही कतार में खड़े थे। उनकी आक्रामकता और तनाव सुबह की हवा को चीर रहा था। अंजलि मंच पर चढ़ी और उन्हें नीचे देखा। उनका मुंह खुला। अब हम दुश्मन का सफाया करने जा रहे हैं। हमारा दुश्मन केवल सीमा के उस पार नहीं है, जो वर्दी पहनकर अपने साथियों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, जो कमजोरों को कुचलते हैं और सेना के सम्मान को कलंकित करते हैं, वही हमारे असली दुश्मन है। आज हम सेना के अंदर के इन कैंसर युक्त तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जो भी विरोध करेगा उसे दुश्मन माना जाएगा। कोई दया नहीं होगी। मेरे आदेश पर सवाल मत उठाओ, केवल पालन करो। लक्ष्य अल्फा यूनिट, तुरंत कूच करो। उनके शब्द खत्म होते ही दर्जनों सैन्य ट्रक
और बख्तरबंद गाड़ियां एक साथ गरज उठीं। धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट के साथ भारतीय सेना की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू इकाइयों में से एक डिविजनल कमांडर का गुस्सा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। यह कोई जांच या तहकीकात नहीं थी, यह एक पूरी तरह से सुनियोजित औचक हमला था, एक निजी युद्ध की शुरुआत जिसका मकसद एक पूरी यूनिट को नेस्तनाबूद कर देना था। अध्याय 3, प्रतिशोध का तूफान। अल्फा यूनिट की सुबह हमेशा की तरह आलस्य और अन्याय की हवा में शुरू हो रही थी। रात भर सीनियरों की शराब की पार्टियों और छोटे मोटे कामों से थके हारे नए हवलदार ज़ॉम्बी की तरह चलकर सुबह की हाजिरी की तैयारी कर रहे थे, जबकि मालिनी राव और उसके साथी देर से उठकर चाय पीते हुए उनके दर्द का मजा ले रहे थे। यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर अभी तक काम पर नहीं आया था और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी रात की शराब के नशे में ऊँघ रहा था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उनके छोटे से साम्राज्य पर एक विशाल तूफान आने वाला है। तभी पूरी यूनिट को हिला देने वाली एक तीखी गड़गड़ाहट के साथ गार्ड पोस्ट का बैरियर कागज की तरह मुड़कर टूट गया। एक भारी बीएमपी 2 बख्तरबंद गाड़ी सीधे गार्ड पोस्ट को रौंदते हुए अंदर घुस आई थी। उसके पीछे दर्जनों सैन्य ट्रक धूल उड़ाते हुए परेड ग्राउंड को पार करके बैरकों और प्रशासनिक भवनों को घेरने लगे। ट्रकों से कूदने वाले सामान्य सैनिक नहीं थे, वे काले विशेष लड़ाकू वर्दी और नकाब से चेहरे ढंके स्पेशल प्रोवोस्ट यूनिट के जवान थे। उन्होंने अनुशासित तरीके से चलते हुए यूनिट के सभी प्रवेश और निकास द्वारों और संचार सुविधाओं पर कब्जा कर लिया। नींद से जागकर बाहर भागे सैनिक और अधिकारी अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह एक भयानक दृश्य था, जैसे मार्शल लॉ की सेना किसी विद्रोही सेना को कुचलने आई हो। अराजकता के केंद्र में परेड ग्राउंड के बीचों बीच एक कमांड जीप आकर रुकी। पिछला दरवाजा खुला और अंजलि बाहर निकली। 2 सितारों वाली अपनी टोपी पहने हुए उनका आगमन ही इतना प्रभावशाली था कि सारा शोर थम गया। वह धीरे धीरे गाड़ी से उतरी और घबराकर भागे आए ड्यूटी अधिकारी को देखा। ड्यूटी अधिकारी ने उनके कंधे पर लगे रैंक को देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह वहीं सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। इस यूनिट का इंचार्ज कौन है? अंजलि की आवाज शांत थी, लेकिन इतनी ठंडी थी कि पूरे परेड ग्राउंड को जमा दे। ड्यूटी अधिकारी ने लगभग रोते हुए कहा, कमांडिंग ऑफिसर साहब अभी तक नहीं आए हैं। अंजलि ने उपहास से हंसते हुए कहा, अच्छा है, उस चूहे को बाद में भी पकड़ा जा सकता है। उन्होंने चारों ओर देखते हुए धीमी आवाज में आदेश दिया, अब से इस यूनिट की कमान मैं संभालती हूं। सभी जवान अपने काम रोककर परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों। एक भी व्यक्ति, एक भी चूहा बैरक में नहीं बचना चाहिए। 10 मिनट देता हूं। स्पेशल प्रोवोस्ट यूनिट के जवानों ने बैरकों और क्वार्टरों में सो रहे सैनिकों को भी घसीटकर परेड ग्राउंड में ला खड़ा किया। कोई अंडरवियर में बाहर भागा तो कोई नहाते समय साबुन लगे शरीर के साथ खींच लाया गया। यह पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। मालिनी राव और उसका गिरोह भी इस हंगामे से जागकर हैरान परेशान चेहरे के साथ परेड ग्राउंड में खड़े थे। उन्हें स्थिति समझ नहीं आ रही थी। वे बस यह सोच रहे थे कि यह कोई नियमित ड्रिल है या कोई बड़ा अधिकारी निरीक्षण के लिए आया है, लेकिन वे सहज खुदतर रूप से महसूस कर रहे थे कि माहौल गंभीर है। जब सभी जवान इकट्ठा हो गए तो अंजलि ने प्रोवोस्ट मार्शल को इशारा किया। प्रोवोस्ट मार्शल ने एक लाउड स्पीकर उठाया और आगे बढ़ा। अब जिन लोगों के नाम पुकारे जाएंगे वे तुरंत कतार से बाहर निकलकर आगे आ जाएं। उसकी आवाज परेड ग्राउंड में गूंजी। नायब सूबेदार मालिनी राव, हवलदार सुनीता पटेल, हवलदार रेखा तिवारी। जैसे जैसे नाम पुकारे जा रहे थे, संबंधित एनसीओज के चेहरे सफेद पड़ते जा रहे थे। ये सभी वे लोग थे जिन्होंने प्रिया को प्रताड़ित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। मालिनी राव ने सहज दिखने की कोशिश की, लेकिन अपनी कांपती टांगों को छिपा नहीं सकी। जब तीनों एनसीओज आगे आईं तो अंजलि धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उनके जूतों की धूल भरी जमीन पर पड़ने की आवाज असामान्य रूप से जोर से सुनाई दे रही थी। अंजलि सबसे आगे खड़ी मालिनी राव के सामने रुकी और बिना कुछ कहे बस उसके चेहरे को घूरती रहीं। मालिनी राव अपने से कद में बहुत छोटी अंजलि से निकलने वाली आभा से इतनी अभिभूत थी कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो तुम हो नायब सूबेदार मालिनी राव? जी हाँ मैडम,
मालिनी राव ने बमुश्किल आवाज निकाली। क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप इतनी उत्सुक क्यों हैं कि पूरी सेना लेकर मेरी यूनिट में चली आईं? उसने अपने आखिरी बचे स्वाभिमान के साथ दिखावा किया। अंजलि के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उत्सुक हो कि मैं क्यों आई हूं? उन्होंने अपना चेहरा मालिनी राव के कान के पास ले जाकर फुसफुसाया। तुमने मेरी भतीजी की टांग तोड़ी, मैं उसे वापस जोड़ने आई हूं। उसी पल अंजलि का हाथ बिजली की तरह चला। छटाक की एक तीखी आवाज के साथ मालिनी राव का सिर एक तरफ घूम गया। यह इतनी तेजी से हुआ कि परेड ग्राउंड में मौजूद सभी लोग सांस रोके खड़े रह गए। मालिनी राव के गाल पर एक स्पष्ट लाल थप्पड़ का निशान उभर आया। उसका चेहरा सदमे, दर्द और अपमान से विकृत हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक मेजर जनरल होकर? मेजर जनरल? अंजलि ने उपहास किया। अभी मैं मेजर जनरल नहीं हूं। आज मैं तुम्हारी वर्दी और तुम्हारी खाल उतारने वाली जल्लाद हूं। उन्होंने पीछे हटते हुए स्पेशल प्रोवोस्ट यूनिट के जवानों को आदेश दिया, इन्हें अभी ले जाओ। कहां मैडम? प्रोवोस्ट मार्शल ने पूछा। अंजलि ने परेड ग्राउंड के कोने में बने एक पुराने गोदाम की ओर इशारा किया। वहां जहां कोई सुन न सके और कोई देख न सके। स्पेशल प्रोवोस्ट यूनिट के जवानों ने तीनों एनसीओज को बेरहमी से काबू करके गोदाम की ओर घसीटा। वे चीखती चिल्लाती रहीं, लेकिन प्रशिक्षित जवानों के सामने वे बच्चों की तरह थीं। गोदाम का दरवाजा बंद हो गया और अंदर से हल्की चीखें सुनाई दीं, जो जल्द ही शांत हो गईं। अंजलि बचे हुए सैनिकों की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। अब से इस यूनिट की जांच शुरू होती है। मैं तुम्हें उन सभी अन्यायों के बारे में बताने का मौका दूंगी जो तुमने देखे, सुने और सहे हैं। सच बोलने वालों के साथ नरमी बरती जाएगी, लेकिन झूठ बोलने वालों या तथ्यों को छिपाने की कोशिश करने वालों के साथ वही सलूक होगा जो उस गोदाम में पड़े कचरे के साथ हो रहा है। चुनाव तुम्हारा है। भय ने पूरे परेड ग्राउंड पर कब्जा कर लिया। सैनिक एक दूसरे को देखते रहे। कोई भी आगे बढ़कर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी कतार के पीछे से सिसकने की आवाज आई। सबसे जूनियर दिखने वाली एक महिला हवलदार ने डर और दुख से मिली जुली रुलाई शुरू कर दी। वह रुलाई एक चिंगारी बन गई। जगह जगह से दबी हुई भावनाएं फूटने लगीं। अंजलि ने प्रोवोस्ट मार्शल को निर्देश दिया, एक एक करके व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करो, पर्दे लगाकर पहचान की पूरी गोपनीयता सुनिश्चित करो, और मुझे उस गोदाम में कुछ अलग कहानियां सुननी है। वह गोदाम की ओर धीरे धीरे चल पड़ी। उनके कदमों की आहट इतनी भारी और ठंडी थी जैसे वह नर्क का दरवाजा खोलने वाली किसी यमदूत की आहट हो। अध्याय 4, यातना और स्वीकारोक्ति। पुराना गोदाम धूल और फफूंद की गंध से भरा था। रोशनी का एकमात्र स्रोत एक मिलिट्री टॉर्च की किरण थी, और उस किरण के घेरे में 3 महिला एनसीओज घुटनों के बल बैठी थीं। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। नकाब पहने 2 स्पेशल प्रोवोस्ट यूनिट के जवान गोदाम के दोनों कोनों में परछाई की तरह खड़े होकर उन पर नजर रख रहे थे। खटाक की आवाज के साथ गोदाम का दरवाजा खुला और अंजलि अंदर आई। दरवाजा फिर से बंद हो गया और गोदाम पूरी तरह से अंधेरे और खामोशी में डूब गया। केवल टॉर्च की रोशनी और उसमें डर से हांफती हुई तीनों की सांसों की आवाज ही मौजूद थी। अंजलि ने एक कुर्सी ली और उनके सामने बैठ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अंधेरे में चमकती अपनी आंखों से एक एक करके बहुत धीरे धीरे उन्हें घूरती रहीं। वह नजर एक तेज चाकू की तरह थी जो उनकी त्वचा को भेद कर उनके अंदरूनी अंगों को चीर रही हो। कितना समय बीत गया? 10 मिनट नहीं, शायद 1 घंटा बीत गया था। अत्यधिक तनाव और भय में मालिनी राव लगभग पागल होने की कगार पर थी। उसने सोचा कि कुछ बोलना या मार खाना बेहतर होता। यह खामोशी इंसान के दिमाग को खा जाने वाली सबसे क्रूर यातना थी। आखिरकार मालिनी राव ही सबसे पहले टूटी। वह डेज़ेस्पेरे में छटपटाने लगी और कुछ कहने की कोशिश करने लगी। ऊह 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 ऊह। कपड़े के कारण केवल एक जानवर की तरह घुरघुराहट ही बाहर आ रही थी। तब अंजलि ने अपना मुंह खोला। बोलना चाहती हो? उनकी आवाज अंधेरे में और भी धीमी और ठंडी गूंजी। मालिनी राव ने पागलों की तरह सिर हिलाया। अंजलि ने एक जवान को इशारा किया। जवान ने आगे बढ़कर मालिनी राव के मुंह से कपड़ा बेरहमी से खींच लिया। खांस खांस। मालिनी राव काफी देर तक खांसती रही, ताजी हवा को अपने फेफड़ों में भरते हुए, और फिर वह लगभग चीख पड़ी। गलती हो गई मैडम, मुझसे मरने लायक गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
उसने अपना माथा जमीन पर टिका दिया। स्वाभिमान, दिखावा, सब कुछ गायब हो चुका था। यह केवल जीने के लिए एक डेज़ेस्पेरे चीख थी। माफी? अंजलि ने अविश्वसनीयता से हंसते हुए कहा। क्यों? क्या तुमने मेरी भतीजी से माफी मांगी थी जब वह ढलान से लुढ़क रही थी और उसका घुटना टूट रहा था? क्या तुम रुकी थी जब वह दर्द से कराह रही थी और तुम उसका मजाक उड़ा रही थी? क्या तुम्हारे अंदर कोई दया थी? अंजलि की आवाज और तीखी होती गई। वह अपनी कुर्सी से उठी और मालिनी राव का कॉलर पकड़ लिया। एक छोटे कद की महिला के लिए यह अविश्वसनीय ताकत थी। मालिनी राव का शरीर हवा में थोड़ा उठ गया। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? वजह क्या थी? उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अंजलि की आंखें गुस्से से जल रही थीं। मालिनी राव ने डर से आंसू बहाते हुए हकलाया। वो इसलिए कि हवलदार वर्मा बहुत बहुत अच्छी थी, हर काम में अच्छी, कभी झुकती नहीं थी। उसकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे वो हमें नीचा देख रही हो। इसलिए तो तुमने उसकी टांग तोड़ दी? वर्दी पहनकर, रैंक लगाकर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? तुम होती कौन हो? तुम्हें किसने यह अधिकार दिया कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो? अंजलि ने मालिनी राव को जमीन पर पटक दिया। फिर उन्होंने बगल में बैठी सुनीता और रेखा को देखा। और तुम दोनों बस देखती रही? नहीं, तुम लोगों ने भी मजा लिया। एक कमजोर जूनियर को पकड़कर परेशान करने में मजा आया, रानी बनने जैसा महसूस हुआ। दोनों हवलदार कुछ नहीं कह सकीं और सिर झुकाकर कांपती रहीं। उनके इस रवैये से अंजलि का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने एक जवान को आदेश दिया, इनके मुंह में फिर से कपड़ा ठूंस दो। और मालिनी राव, अब तुम सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दोगी। हर झूठ या जवाब न देने पर तुम्हारे ये साथी तुम्हारी जगह सजा भुगतेंगे। सजा क्या होगी यह बताने की जरूरत नहीं है। अंजलि फिर से कुर्सी पर बैठ गईं और एक पुलिस अधिकारी की तरह उन्होंने प्रिया पर हुए अत्याचारों के हर छोटे से छोटे पहलू के बारे में पूछना शुरू कर दिया। यह प्रताड़ना कब शुरू हुई? तुम लोग उसे किस तरह से परेशान करते थे? कितने पैसे छीने? उस दिन पहाड़ी दौड़ में किसने पहले लात मारने का सुझाव दिया था? उनके सवाल तीखे और लगातार थे। मालिनी राव ने शुरू में कुछ बातें छिपाने या कम करने की कोशिश की। हर बार ऐसा होने पर अंजलि चुपचाप बगल में बैठी हवलदारों की ओर इशारा करती और तुरंत जवानों के भारी जूते उनके शरीर पर पड़ते। धम्म की एक भारी आवाज के साथ दबी हुई चीखें गोदाम में गूंजतीं। कुछ बार मारपीट होने के बाद मालिनी राव ने डर से वह सब कुछ उगलना शुरू कर दिया जो वह जानती थी। उसके बयान से अंजलि को पता चला कि यह घटना कोई आकस्मिक हमला नहीं था, बल्कि लंबे समय से जमा हुई नफरत का नतीजा था। वे प्रिया की हर चीज से जलती और ईर्ष्या करती थीं। उसकी असाधारण क्षमता, उसका आत्मविश्वासी रवैया और यहां तक कि उसका साफ सुथरा रूप भी उनके लिए नफरत का कारण था। उन्होंने अपनी हीन भावना को छिपाने के लिए प्रिया को कुचलकर अपने पैरों तले रौंदना चाहा था। सारी स्वीकारोक्ति लेने के बाद अंजलि अपनी कुर्सी से उठी। उन्होंने उनसे और कोई सवाल नहीं किया, बस घृणा और नफरत भरी आंखों से उन्हें देखती रहीं। इंसान की खाल में जानवर, वर्दी पहनने के लायक भी नहीं हो तुम लोग। उन्होंने जवानों से धीमी आवाज में कहा, आज रात इन्हें यूनिट के पीछे वाले ऑब्स्टेकल कोर्स एरिया में ले जाओ। एक भी नहीं छूटना चाहिए जब तक मैं वापस ना आऊं। सोने की सोचना भी मत। अंजलि गोदाम से बाहर निकल गई। बाहर अब पूरी तरह से उजाला हो चुका था। परेड ग्राउंड में मिलिट्री पुलिस के व्यक्तिगत साक्षात्कार चल रहे थे। पीड़ितों की रुलाई और गवाहियां जगह जगह से सुनाई दे रही थीं। अंजलि ने एक बार आसमान की ओर देखा। यह तो बस शुरुआत थी, असली नर्क तो अब शुरू होना था। उन्होंने अपने सहायक को फोन किया, यह जो बीट बरती का आपको देख तो अभी में कमांडिंग ऑफिसर कहां है? रिपोर्ट के अनुसार वह 10 मिनट में यूनिट के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएगा। मैडम, बहुत अच्छा, मुझे उस बेवकूफ का चेहरा देखना है। जैसे ही वह आए उसे सीधे इस कमरे में ले आओ जो अब मेरा ऑफिस होगा। अंजलि ने एक जर्जर ऑफिस में प्रवेश करते हुए कहा, जो कुछ देर पहले तक ड्यूटी अधिकारी इस्तेमाल कर रहा था, आज मैं इस यूनिट की हर चीज को बदल दूंगी। घास का एक तिनका, पत्थर का एक टुकड़ा भी अपनी जगह पर नहीं रहेगा। अध्याय 5, सड़ी हुई व्यवस्था का खुलासा। जब कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विक्रम राठौर हड़बड़ी में यूनिट पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूरी यूनिट में ऐसा लग रहा था जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। गार्ड पोस्ट टूटा हुआ था और परेड ग्राउंड में अनजान स्पेशल प्रोवोस्ट यूनिट के जवान बंदूकें लिए पहरा दे रहे थे। वह हक्का बक्का होकर अपनी गाड़ी से उतरे
और तुरंत मिलिट्री पुलिस के जवानों ने उन्हें घेर लिया और लगभग जबरन एक ऑफिस में ले गए। ऑफिस के अंदर अंजलि हाथ बांधे उनका इंतजार कर रही थी। कर्नल राठौर ने उनके कंधे पर लगे 2 सितारों को देखा और उनकी सांस अटक गई। यह एक ऐसा रैंक था जिसका उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सामना करने की कल्पना भी नहीं की थी। जय हिंद। यह सब क्या हो रहा है मैडम? आप यहां कैसे? अंजलि ने उनकी बात काटी। यह तुम्हारी यूनिट है? जी मैडम, यह मेरी जिम्मेदारी वाली यूनिट है, कर्नल राठौर ने कमर झुकाकर जवाब दिया। तब अंजलि ने उपहास से हंसते हुए उनके चेहरे पर एक रिपोर्ट का बंडल फेंक दिया। कागज चारों ओर बिखर गए और कर्नल राठौर के चेहरे पर लगे। जिम्मेदारी? तुम्हारी जिम्मेदारी बस इतनी थी? अपनी यूनिट में क्या हो रहा है यह भी न जानना? यह तुम्हारी जिम्मेदारी है या सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद लेना तुम्हारी जिम्मेदारी थी? कर्नल राठौर ने जमीन पर बिखरे कागजों को देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। यह पिछली रात मिलिट्री पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति थी। मालिनी राव के गिरोह का दुर्व्यवहार, हवलदार प्रिया वर्मा की चोट की घटना और यूनिट में अब तक हुए सभी अन्याय उसमें विस्तार से लिखे हुए थे। वह कुछ नहीं कह सके। यह कहना कि वह नहीं जानते थे बहुत सारे सबूतों के सामने झूठ होता और यह स्वीकार करना कि वह जानते थे उनकी सैन्य सेवा का अंत होता। अंजलि ने उनकी इस कायरतापूर्ण चुप्पी को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कर्नल राठौर का कॉलर पकड़कर उन्हें मेज पर धकेल दिया। मेज पर रखे कागज और कप एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गए। बोलो, जानते थे या नहीं जानते थे? दोनों में से एक चुनो, तुम्हारे पास तीसरा विकल्प नहीं है। कर्नल राठौर ने डर से आंसू बहाते हुए बमुश्किल अपना मुंह खोला। मैं थोड़ा जानता था मैडम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना गंभीर है। मुझे लगा कि नायब सूबेदार मालिनी राव बस एनसीओस के साथ थोड़ी सख्ती से पेश आती है। मैंने सोचा कि यह अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका है। अनुशासन? अंजलि ने अविश्वसनीयता से हंसते हुए कहा। हिंसा और दुर्व्यवहार कब से अनुशासन बन गया? जूनियर्स से पैसे ऐंठना और लोगों की टांगें तोड़ना, यह तुम्हारा अनुशासन है? तुम्हारी सड़ी हुई मानसिकता। उन्होंने कर्नल राठौर को जमीन पर पटक दिया। तुम जैसे लोग कमांडर बनने के लायक नहीं है। नहीं, तुम वर्दी पहनने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारी अक्षमता और लापरवाही ने इस यूनिट को नर्क बना दिया और अनगिनत पीड़ितों को जन्म दिया। अगर मालिनी राव का गिरोह सीधे अपराधी है तो तुम उन सब के सह अपराधी हो जिसने यह सब संभव बनाया। अंजलि ने मेज पर रखे इंटरकॉम को दबाकर प्रोवोस्ट मार्शल को बुलाया। कुछ ही देर बाद जब प्रोवोस्ट मार्शल अंदर आए तो उन्होंने जमीन पर बैठे कर्नल राठौर की ओर इशारा किया। इसे तुरंत पद से हटाओ और इसकी वर्दी उतरवाओ और कर्तव्य में लापरवाही, कमांड की जिम्मेदारी और दुर्व्यवहार में सहायता करने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार करो। वारंट की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। मैं अपने डिवीजन में तुम जैसे कचरे को कमांडर का नाटक करते हुए और नहीं देख सकती। कर्नल राठौर ने डेस्पेरे चीख मारी। मैडम प्लीज, बस एक मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने उनकी गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी दोनों बाहें पकड़कर बेरहमी से बाहर ले गए। ऑफिस में फिर से अंजलि अकेली रह गई। उन्होंने कुर्सी पर गहरी सांस लेते हुए कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं। गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन उनके दिल का खालीपन नहीं भरा था। कमांडिंग ऑफिसर को सजा देने और अपराधियों को पकड़ने से जो हो चुका था वह बदल नहीं सकता था। प्रिया ने जो दर्द और निराशा सही थी वह वैसी ही बनी हुई थी। तभी सहायक ने सावधानी से अंदर आकर रिपोर्ट दी। मैडम, हवलदार प्रिया वर्मा आपसे मिलना चाहती हैं। वह अपनी मौसी यानी आपसे मिलने की जोरदार मांग कर रही हैं। अंजलि ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लगता है खबर फैल चुकी थी। प्रिया निश्चित रूप से यह स्थिति नहीं चाहती होगी। उसके स्वाभिमान को यह बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी समस्या में उसकी मौसी, वह भी एक डिविजनल कमांडर की शक्ति का उपयोग करके हस्तक्षेप करे। लेकिन यह एक ऐसी बात थी जिससे बचा नहीं जा सकता था। अंजलि ने सिर हिलाया। उसे मेडिकल यूनिट से यहां ले आओ, मैं यहीं मिलूंगी। कुछ ही देर बाद बैसाखी के सहारे प्रिया सहायक के सहारे ऑफिस में दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से, घबराहट और धोखे की भावनाओं से भरा हुआ था। उसने ऑफिस के बिखरे हुए दृश्य और अंजलि के ठंडे चेहरे को बारी बारी से देखा। मौसी, यह सब क्या है? आप ये क्या कर रही हैं? प्रिया की आवाज कांप रही थी। अंजलि अपनी कुर्सी से उठी और प्रिया के पास गईं। जो तुम देख रही हो वही है।
मैं सड़े हुए कचरे की सफाई कर रही हूं। किसने आपसे यह सब करने को कहा? यह मेरी समस्या है, मैं इसे खुद सुलझा सकती थी। प्रिया लगभग चीख पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। खुद सुलझा सकती थी? टांग तुड़वाकर, घसीटे जाकर और मजाक बनवाकर यह तुम्हारा सुलझाने का तरीका था? तुम जिंदगी भर बैसाखी के सहारे चलने वाली थी, क्या तुम उसे भी अपने दम पर जीत लेती? अंजलि की आवाज भी ऊंची हो गई। फिर भी यह सही नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगी तो लोग मुझे कैसे देखेंगे? वे मुझ पर उंगली उठाएंगे कि मैं डिविजनल कमांडर की पहुंच वाली पैराट्रूपर हूं। मुझे यह सब पसंद नहीं है। तो इसलिए तुमने इसे छिपाया? इसलिए तुमने उस सारे दर्द को अकेले सहने की कोशिश की? बेवकूफ लड़की। अंजलि की आवाज नरम हो गई। उन्होंने प्रिया के कंधे को पकड़ लिया। मजबूत होना अच्छा है, लेकिन मूर्ख होना बुरा है। कभी कभी मदद मांगना सीखना पड़ता है और अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ना पड़ता है। हर चीज को अकेले उठाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पीछे मैं हूं हमेशा। अपनी मौसी की गर्मजोशी भरी बाहों में प्रिया ने आखिर में अपने रोके हुए आंसू बहा दिए। उसने अब तक जो शारीरिक दर्द, मानसिक अपमान और अकेले सब कुछ सहने का अकेलापन महसूस किया था, वह सब एक साथ उमड़ पड़ा। अंजलि ने चुपचाप अपनी भतीजी की पीठ थपथपाई। खिड़की के बाहर यूनिट का अस्त व्यस्त दृश्य अभी भी दिखाई दे रहा था। अभी भी बहुत सारे काम बाकी थे, लेकिन अंजलि ने सोचा कि इस पल अपनी भतीजी के आंसू पोंछना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस लड़की की रक्षा के लिए वह शैतान बनने से भी नहीं डरती थी। अध्याय 6, रात का न्याय। रात गहरी होते ही अल्फा यूनिट एक भूतिया शहर में तब्दील हो गई। सभी सैनिक अपनी बैरकों में सांस रोके बाहर की स्थिति पर नजर रखे हुए थे और गलियारों और इमारतों के बाहर बंदूकधारी स्पेशल प्रोवोस्ट यूनिट के जवान सख्ती से पहरा दे रहे थे। दिन भर चली मिलिट्री पुलिस की पूछताछ ने यूनिट की सारी गंदगी को उजागर कर दिया था। मालिनी राव के गिरोह का दुर्व्यवहार तो बस शुरुआत थी। अधिकारियों का गबन, कर्तव्य में लापरवाही, यहां तक कि यौन उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए। यह भ्रष्टाचार का एक अड्डा था। अंजलि ने रिपोर्ट प्राप्त करते हुए फैसला किया कि इस यूनिट को भंग करके फिर से बनाने की जरूरत है। प्रिया को मेडिकल यूनिट में छोड़ने के बाद अंजलि वादे के मुताबिक यूनिट के पीछे वाले ऑब्स्टेकल कोर्स एरिया में गईं। घने अंधेरे में कुछ सर्चलाइटों की रोशनी ट्रेनिंग ग्राउंड के कीचड़ भरे मैदान को रोशन कर रही थी। उसके केंद्र में मालिनी राव और उसकी 2 साथी केवल अंडरवियर में औंधे पड़े थे। दिन भर की पूछताछ और मारपीट और रात तक चली शारीरिक सजा ने उन्हें लगभग अधमरा कर दिया था। उनके शरीर कीचड़ और पसीने से लथपथ थे। धूप और डिहाइड्रेशन और थकावट से उनके होंठ सूखे और फटे हुए थे। जब अंजलि पास आई तो उन पर नजर रख रहे जवानों ने सैल्यूट किया। अंजलि ने चुपचाप सिर हिलाया और कीचड़ में पड़े उन लोगों को देखा। मालिनी राव ने हल्की सी आहट पर बमुश्किल अपना सिर उठाया। सर्चलाइट की रोशनी में अंजलि का चेहरा एक यमदूत की तरह लग रहा था। अभी जिंदा हो? अंजलि की आवाज में कोई भावना नहीं थी। मैंने कहा था कि आज की रात बहुत लंबी होगी। मालिनी राव कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका गला सूख गया था और आवाज नहीं निकल रही थी। वह बस अपनी आंखों से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन अंजलि की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अब मैं वही सब लौटाऊंगी जो तुमने मेरी भतीजी के साथ किया था। नहीं, शायद उससे भी ज्यादा, कम नहीं। तुमने इंसानियत छोड़ दी, इसलिए मेरे पास तुम्हें इंसान समझने का कोई कारण नहीं है। अंजलि ने बगल में खड़े एक जवान को इशारा किया। जवान कहीं से एक फायर होज ले आया। अंजलि ने खुद होज पकड़ा और वाल्व खोल दिया। फुस्स की आवाज के साथ पानी की एक शक्तिशाली धार निकली और कीचड़ में पड़े तीनों के शरीर पर जा लगी। ठंडी रात की हवा में बर्फ जैसा ठंडा पानी त्वचा को काटने वाला दर्द दे रहा था। वे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन शक्तिशाली दबाव के कारण वे अपना शरीर भी नहीं संभाल पा रहे थे। अंजलि ने भावशून्य चेहरे के साथ पानी डालना जारी रखा। वह तब तक नहीं रुकी जब तक कि उनके शरीर हाइपोथर्मिया से कांपने नहीं लगे और उनके होंठ नीले नहीं पड़ गए। यह उस बारिश के दिन का बदला था जब प्रिया को कीचड़ भरे परेड ग्राउंड में लुढ़काया गया था। काफी देर बाद अंजलि ने होज नीचे रख दिया। तीनों लगभग बेहोश होने की कगार पर थे। अंजलि ने जवानों को आदेश दिया, इन्हें उस एक लॉक ब्रिज पर ले जाओ और एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करो। जवानों ने बेजान पड़े तीनों को बेरहमी से उठाया और उन्हें ऑब्स्टेकल कोर्स के खतरनाक एक लॉक ब्रिज पर धकेल दिया। संकरे पुल पर तीनों एक दूसरे के सहारे बमुश्किल संतुलन बनाए हुए खड़े थे। नीचे अज्ञात गहराई का एक कीचड़ भरा गड्ढा था। तो अब शो शुरू करते हैं।
अंजलि ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे, है ना? तुम्हारी दोस्ती बहुत गहरी होगी, क्यों नहीं? अब उस दोस्ती को साबित करने का समय है। अब एक दूसरे को धक्का देकर पुल से नीचे गिराओ। जो आखिरी तक बचेगा, मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगी। तीनों की आंखें बड़ी हो गईं। एक दूसरे को देखने की उनकी नजर शक, अविश्वास और सतर्कता में बदल गई। कुछ देर पहले तक वे अपराध में भागीदार थे, लेकिन अब वे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे को धकेलने वाले दुश्मन बन गए थे। क्यों नहीं कर सकते? तो मैं थोड़ी मदद कर देती हूं। अंजलि ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे सुनीता की पीठ पर फेंक दिया। पत्थर लगने से सुनीता लड़खड़ाई और उसने मालिनी को धक्का दे दिया। उसी पल उनके बीच का नाजुक संतुलन टूट गया। अस्तित्व की वृत्ति ने तर्क पर हावी हो लिया। अरे तू क्या कर रही है? मालिनी ने चिल्लाते हुए सुनीता को धक्का दिया। सुनीता ने गिरने से बचने के लिए बगल में खड़ी रेखा को पकड़ लिया और जल्द ही पुल एक युद्ध के मैदान में बदल गया, जहां तीनों महिलाएं एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए लड़ रही थीं। एक दूसरे के बाल खींचना, नोचना और धक्का देना। यह घिनौना दृश्य सर्चलाइट की रोशनी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह दृश्य दोस्ती या भाईचारे से कोसों दूर था। यह केवल जीवित रहने के लिए जानवरों की लड़ाई थी। अंजलि ने हाथ बांधे हुए इस दृश्य को भावशून्य होकर देखा। उनकी आंखों में घृणा के अलावा कोई और भाव नहीं था। यही तुम्हारी असली औकात है। ताकतवर के सामने कमजोर और कमजोर पर हावी, अपने फायदे के लिए अपने साथी को भी धोखा देने वाले कीड़े। आखिरकार सबसे पहले संतुलन खोकर गिरने वाली रेखा थी। आह की एक चीख के साथ वह नीचे कीचड़ भरे पानी में गिर गई। छपाक की आवाज के साथ पानी के छींटे उड़े। अब पुल पर केवल मालिनी राव और सुनीता बची थीं। दोनों हांफते हुए एक दूसरे को घूर रही थीं। अब एक बची है, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। सुनीता, अगर तुम उसे धक्का दोगी तो तुम बच जाओगी। मालिनी, तुम्हारे लिए भी यही है, चुनो। इस बात पर दोनों की आंखों में फिर से हलचल हुई। मालिनी ने एक नीच मुस्कान के साथ सुनीता से कहा, सुनीता, हम कितने सालों से साथ हैं, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पहले तू कूद जा, मैं तेरे परिवार का ख्याल रखूंगी। लेकिन सुनीता अब और धोखा खाने वाली नहीं थी। उसने नफरत भरी आंखों से मालिनी को देखते हुए चिल्लाया, चुप कर, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस तू न होती, बस तू न होती तो। सुनीता मालिनी पर झपट्टी और दोनों फिर से एक हिंसक लड़ाई में उलझ गईं। और कुछ ही देर बाद दोनों संतुलन खोकर एक साथ कीचड़ भरे पानी में गिर गईं। ट्रेनिंग ग्राउंड पर फिर से खामोशी छा गई। कीचड़ भरे पानी में तीनों के छटपटाने की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अंजलि धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और फिर एक ठंडी आवाज में कहा, सही जवाब यह था कि कोई भी नहीं बचेगा। तुम जैसे कचरे को दूसरा मौका नहीं मिलता। उन्होंने जवानों को आदेश दिया, इन्हें पानी से बाहर निकालो, अभी खत्म नहीं हुआ है। रात लंबी है और हमारे पास खेलने के लिए अभी बहुत सारे खेल बाकी हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली डर क्या होता है। अध्याय 7, एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत। सुबह होते होते ऑब्स्टेकल कोर्स पर विशेष ट्रेनिंग समाप्त हो गई। मालिनी राव और उसका गिरोह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे। वे अब इंसान की तरह नहीं दिख रहे थे। वे डर और निराशा में डूबे जिंदा लाशों की तरह थे। अंजलि ने उन्हें वापस गोदाम में बंद करने का आदेश दिया और फिर अपने अस्थायी ऑफिस में लौट आईं, जहां उन्होंने पूरी रात जाग कर बिताई थी। मेज पर रात भर में इकट्ठी की गई अतिरिक्त रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। यह यूनिट के सभी सैनिकों और अधिकारियों के साथ गहन साक्षात्कार के परिणाम और जब्त किए गए दस्तावेजों और कंप्यूटरों से मिले सबूत थे। सामग्री की समीक्षा करते हुए अंजलि की भौहें और भी गहरी हो गईं। यह यूनिट केवल कुछ एनसीओज की समस्या नहीं थी। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक रूप से सड़ी हुई थी। यूनिट के फंड का गबन, ईंधन की अवैध बिक्री और सैन्य आपूर्ति की चोरी तक, कमांडिंग ऑफिसर से लेकर निचले स्तर के अधिकारियों तक लगभग कोई भी इसमें शामिल नहीं था। यह एक विशाल आपराधिक गिरोह की तरह था। मालिनी राव के गिरोह का दुर्व्यवहार इन भ्रष्टाचारों को छिपाने और संभावित व्हिसल ब्लोअर्स को दबाने के एक साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। प्रिया जैसे लोग जो सिद्धांतों का पालन करते थे और अन्याय से समझौता नहीं करते थे, उनके सिस्टम के लिए एक खतरा थे। इसलिए उन्हें एक उदाहरण के रूप में और भी क्रूरता से कुचला गया था। अंजलि ने फैसला किया कि इस मामले को केवल एक यूनिट की समस्या के रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पूरी सेना के लिए एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
उन्होंने सेना की जज एडवोकेट जनरल जैक ब्रांच में अपने एक पुराने सहयोगी को फोन किया। फोन के दूसरी तरफ से एक नींद भरी आवाज आई। अंजलि ने बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर बात की। एक विशेष जांच दल सिट बनाना होगा। सेना, अभियोजक, मिलिट्री पुलिस, सतर्कता, सभी जांच कर्मियों को इकट्ठा करो। लक्ष्य अल्फा यूनिट है, लेकिन मैं इसे एक शुरुआत के रूप में इस्तेमाल करके सभी संबंधित यूनिटों और व्यक्तियों की जांच करना चाहती हूं। ऊपर रिपोर्ट करो और तुरंत टीम को यहां भेजो। इस ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। लगा सम? उनका सहयोगी उनकी दृढ़ आवाज से पूरी तरह से जाग गया। क्या तुम होश में हो? एक डिविजनल कमांडर एक छोटी सी यूनिट के लिए पूरी सेना के खिलाफ तलवार उठाएगा? तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि यह मामला कितना बड़ा हो सकता है। यह एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है, जानती हूं, लेकिन यह करना होगा। मैंने अपनी आंखों से इस सड़े हुए फोड़े को देखा है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो मैं वर्दी पहनने के लायक नहीं हूं। मैं अपने सैनिकों को ऐसे नर्क में और कष्ट सहने नहीं दे सकती। फोन काटने के बाद अंजलि कुछ देर सोच में डूबी रही। मामला जितना बड़ा होगा, उन पर राजनीतिक दबाव और खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श हमला करने का मौका होगा जो उनसे ईर्ष्या करते हैं और उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन वह डरी हुई नहीं थी। यह काम अपनी बहन की एकमात्र संतान, अपनी भतीजी की रक्षा की एक निजी भावना से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पूरी सेना को सुधारने के एक सार्वजनिक मिशन में बदल गया था। उन्होंने अपने सहायक को बुलाकर नए आदेश दिए। अल्फा यूनिट के सभी अधिकारियों को परेड ग्राउंड में इकट्ठा करो। रैंक की परवाह किए बिना सभी, और बाहरी दुनिया से सभी संचार लाइनों को फिर से जांचो और पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। आज यहां जो कुछ भी होगा उसका एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद अल्फा यूनिट के सभी अधिकारी चिंतित चेहरों के साथ परेड ग्राउंड में कतार में खड़े थे। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि रात में क्या हुआ था, लेकिन वे आने वाले तूफान की भयावहता की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अंजलि मंच पर चढ़ी और उन्हें ठंडी नजरों से देखा। पिछली रात मैंने सुना कि तुमने अपने साथियों और अपने जूनियर्स के साथ क्या किया, और आज सुबह मैंने देखा कि तुमने इस यूनिट को कैसे खोखला कर दिया है। तुम लोग सैनिक नहीं हो, तुम वर्दी में अपराधी हो। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े दस्तावेजों के बंडल को हवा में उछाल दिया। अधिकारियों के भ्रष्टाचार की सूची वाले कागज हवा में उड़कर परेड ग्राउंड पर बिखर गए। यहां मौजूद हर नाम को मैं याद रखूंगी। तुम्हारे चुराए गए तेल की एक एक बूंद, तुम्हारे गबन किए गए एक एक रुपये को मैं याद रखूंगी और तुम्हें उसकी कीमत चुकवाऊंगी। अब से तुम सभी को पद से हटाया जाता है। तुम्हें कम, ला और विशेष जांच दल की जांच पूरी होने तक तुम्हें जेल में रखा जाएगा। अधिकारियों के बीच हलचल मच गई। कुछ ने अन्याय का दावा करते हुए चिल्लाया और कुछ ने रहम की भीख मांगते हुए घुटने टेक दिए, लेकिन अंजलि ने एक पलक भी नहीं झपकाई। तुम्हारे पास कोई बहाना बनाने या माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी तलवार दुश्मन के लिए उठनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उससे अपने साथियों की पीठ में छुरा घोंपा। तुम्हें देश और लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सिर्फ अपना पेट भरा। सेना के सम्मान को कलंकित करने का अपराध, यह एक ऐसा अपराध है जिसकी कीमत तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी चुकाकर चुकानी होगी। मिलिट्री पुलिस, क्या कर रहे हो? इस कचरे को तुरंत यहां से हटाओ। मिलिट्री पुलिस ने दौड़कर विरोध कर रहे अधिकारियों को काबू किया और उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। परेड ग्राउंड जल्द ही एक युद्ध के मैदान में बदल गया। अंजलि ने इस अराजकता को भावशून्य होकर देखा। यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। एक विशाल कैंसर को हटाने के लिए यह पहला चीरा था। ऑपरेशन दर्दनाक होगा और बहुत खून बहेगा, लेकिन वह जानती थीं कि अगर यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ तो पूरी सेना सड़ जाएगी। उनके कंधे पर रखे 2 सितारों का वजन उस सुबह पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। अध्याय 8, दबी हुई आवाजें। विशेष जांच दल सिट के आने में अभी कुछ और समय था। अंजलि इस खाली समय को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि अब जब अल्फा यूनिट की कमांड श्रृंखला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो यह भ्रष्टाचार की जड़ों को और भी स्पष्ट रूप से उजागर करने का एक अवसर है। उन्होंने यूनिट के सभी प्रशासनिक कार्यालयों, आपूर्ति गोदामों और यहां तक कि अधिकारियों के निजी क्वार्टरों को भी बंद करने और सबूतों को संरक्षित करने का आदेश दिया, और बचे हुए सैनिकों को उन्होंने एक अप्रत्याशित निर्देश दिया। अब से
इस यूनिट के सभी काम बंद कर दिए जाएंगे। इसके बजाय मैं तुम्हें उन बातों को कहने का समय दूंगी जो तुम अब तक कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं सके। किसी की परवाह मत करो, किसी भी परिणाम से मत डरो, मैं तुम्हारी आवाज सीधे सुनूंगी। तुम अन्याय की शिकायत कर सकते हो, अनुचित व्यवहार के बारे में बात कर सकते हो, या यह सुझाव दे सकते हो कि यह यूनिट कैसे बेहतर हो सकती है। परेड ग्राउंड में इकट्ठे हुए सिपाही और नए एनसीओज हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें ऐसा अवसर पहले कभी नहीं दिया गया था। हमेशा दमन और नियंत्रण के आदी उनके लिए अपनी आवाज उठाने का निर्देश अपरिचित और डरावना था। अंजलि ने उनकी चिंता को समझते हुए अपनी आवाज को और भी नरम किया। मैं जानती हूं, लंबे समय से चली आ रही चुप्पी के इस जाल में अपनी आवाज उठाना कितना मुश्किल है, लेकिन बदलाव ऐसे ही शुरू होता है जब एक व्यक्ति की छोटी सी आवाज मिलकर एक बड़ी गूंज बनती है। तभी सड़ी हुई चीजों को गिराया जा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी जब तक मैं यहां हूं। कोई भी तुम्हें सच बोलने के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उनके सच्चे शब्दों से सैनिकों की आंखों में थोड़ी हलचल होने लगी। चुप्पी के बीच किसी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। अंजलि ने उस सैनिक की ओर सिर हिलाया। बोलो। सैनिक ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। पिछले कुछ महीनों से हमें उचित आपूर्ति नहीं मिली है। हमारे जूतों के तले घिस चुके हैं और सर्दियों के उपकरण भी बहुत कम हैं। लेकिन अधिकारी बस यह कहते रहे कि बजट की कमी है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने यूनिट के बाहर एक सैन्य दुकान पर हमारे यूनिट के लिए आए नए जूते और सर्दियों के कपड़े बिकते हुए देखे। यह बात एक चिंगारी बन गई। जगह जगह से गवाहियां बाढ़ की तरह आने लगी। ऑफिसर्स मेस में हर दिन शानदार पार्टियां होती थीं, लेकिन हमें एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थों से बना खाना खाना पड़ता था। छुट्टी पर जाने के लिए हमें अधिकारियों को नकद या महंगे तोहफे देने पड़ते थे। जब मैंने कहा कि मैं बीमार हूं और मेडिकल रूम जाना चाहता हूं, तो मुझे बहाने बनाने का आरोप लगाकर और सजा दी गई। गवाहियां अंतहीन थीं। यह केवल भ्रष्टाचार नहीं था, यह स्पष्ट शोषण और मानवाधिकारों का उल्लंघन था। अंजलि ने सभी गवाहियों को एक एक करके दर्ज करने का निर्देश दिया। उनका चेहरा और भी सख्त होता गया, लेकिन सैनिकों को देखने की उनकी आंखों में करुणा और खेद था। अगर उन्हें यह सच्चाई थोड़ी पहले पता चल जाती तो वे उनके दर्द को थोड़ा कम कर सकती थीं। तभी एक महिला हवलदार ने सावधानी से बोलना शुरू किया। वह प्रिया की बैचमेट थी। हवलदार वर्मा हमेशा हमारी रक्षा करने की कोशिश करती थी। जब भी सीनियर अनुचित मांगे करते थे तो वह हमेशा सबसे आगे खड़ी होकर कहती थीं कि यह गलत है। हमारी जगह पर उन्हें कई बार सजा भी मिली, इसीलिए उनसे और भी नफरत की जाती थी। हम डर के मारे कुछ नहीं कह सके और बस देखते रहे। जिस दिन प्रिया को इतनी चोट लगी, उस दिन भी हम कुछ नहीं कर सके। हमें माफ कर दीजिए। वह आखिर में रो पड़ी और आसपास के अन्य बैचमेट्स भी उसके साथ रोने लगे। तब अंजलि को स्पष्ट रूप से समझ में आया कि प्रिया ने इस सच्चाई को क्यों छिपाने की कोशिश की थी और क्यों उसने सब कुछ अकेले सहने की कोशिश की थी। प्रिया ने केवल अपने स्वाभिमान के कारण चुप्पी नहीं साधी थी। उसने सोचा था कि अगर वह टूट गई तो उस पर विश्वास करने वाले और उस पर निर्भर रहने वाले उसके साथी और भी ज्यादा निराश हो जाएंगे। उस छोटी सी लड़की ने अपनी टूटी हुई टांग से ज्यादा अपने साथियों के टूटे हुए दिलों की चिंता की थी। अंजलि के दिल में कुछ गर्म सा उमड़ आया। उन्होंने माइक पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, नहीं, माफी तुम्हें नहीं मांगनी है। माफी हमें कमांडरों को मांगनी है जो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। इस भ्रष्ट व्यवस्था को माफी मांगनी है जिसने तुम्हें डर से चुप रहने पर मजबूर किया। और मैं तुम सबसे वादा करती हूं कि मैं यह सब ठीक कर दूंगी। मैं एक ऐसी यूनिट बनाऊंगी जहां तुम्हें अपने साथी के दर्द को नजरअंदाज करके अपराध बोध महसूस नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसी यूनिट जहां तुम स्वाभाविक चीजों को स्वाभाविक रूप से कह सकोगे। उनके भाषण के बाद परेड ग्राउंड में हल्की तालियों की गड़गड़ाहट हुई। यह कुछ लोगों से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही परेड ग्राउंड के सभी सैनिकों ने गर्मजोशी से तालियां बजानी शुरू कर दी। यह पिछले समय में सहे गए दुख और दर्द के लिए एक सांत्वना थी और एक नई शुरुआत की आशा की ताली थी। अंजलि ने उन तालियों की आवाज सुनते हुए चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था और कई दुश्मनों से लड़ना था, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। सच्चाई के लिए तरसने वाले ये कई सैनिक उनके साथ थे। उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली।
उनकी नजर पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और संकल्पित थी। वह इस युद्ध में जरूर जीतेंगी और अपनी प्यारी भतीजी और उन सभी को जिन्हें उसने बचाने की कोशिश की थी एक गर्वित सैनिक का चेहरा दिखाएंगी। अध्याय 9 सुधार की लहर। कुछ दिनों बाद सेना की जैक ब्रांच से भेजा गया विशेष जांच दल सिट अल्फा यूनिट पहुंचा। सिट का प्रमुख अंजलि का सहयोगी और सेना में सबसे ईमानदार माने जाने वाले ब्रिगेडियर अर्जुन खन्ना को नियुक्त किया गया। उन्होंने अंजलि की मनमानी कार्रवाई पर चिंता यूनिट को सबसे मनमानी व्यक्त की, लेकिन जब उन्होंने अंजलि द्वारा इकट्ठे किए गए विशाल सबूतों और बयानों को देखा तो वे हैरान रह गए। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बुरा है। यह कोई यूनिट नहीं, यह तो माफिया का अड्डा है, अर्जुन ने फाइलें पलटते हुए कहा। तुमने सच में एक बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया है। अब तुम इसे कैसे संभालोगी? अंजलि ने चाय की एक घूंट ली और शांति से जवाब दिया, अगर मैं इसे संभाल नहीं सकती तो मैंने इसे शुरू ही नहीं किया होता। मैंने बस अपने तरीके से आग लगाई है। अब इसे बुझाना और खत्म करना तुम जैसे विशेषज्ञों का काम है। अर्जुन ने एक कड़वी मुस्कान दी। कहना आसान है, रक्षा मंत्रालय और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में पहले से ही हंगामा मचा हुआ है। तुम्हारी शक्तियों के दुरुपयोग के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बुलाने की मांग बढ़ रही है। खासकर कर्नल राठौर से जुड़े बड़े लोग एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बुलाने की मांग की। चुप नहीं बैठेंगे? मुझे परवाह नहीं है। अगर वे मुझे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में खड़ा करते हैं तो मैं वहीं पर इस यूनिट की सारी सच्चाई उजागर कर दूंगी, भले ही मुझे इसे मीडिया में लीक करना पड़े। देखते हैं कि ज्यादा नुकसान किसे होता है, 1-2 सितारा डिविजनल कमांडर को या पूरी सेना के सम्मान को। यह तुम्हारा तरीका है, हमेशा सीधी टक्कर। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, जब तुमने इस खेल को इतना बड़ा कर ही दिया है तो मैं भी इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। जब तलवार निकल ही गई है तो कुछ तो काटना ही पड़ेगा। मैं इसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। सिट की जांच तेज और गहन थी। जेल में बंद अधिकारी शुरू में आरोपों से इनकार करते रहे, लेकिन सिट द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्ट सबूतों और अपने साथियों के बयानों के सामने वे एक एक करके टूटने लगे। गबन, विश्वासघात, शक्तियों का दुरुपयोग, दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, उनके अपराधों की सूची अंतहीन थी। जांच अल्फा यूनिट से आगे बढ़कर उन बाहरी कंपनियों और उच्च यूनिटों के संबंधित अधिकारियों तक फैल गई जिनके साथ उन्होंने सौदे किए थे। पूरी सेना एक बड़े भ्रष्टाचार जांच के कारण हिल गई थी। इस बीच अंजलि ने अल्फा यूनिट को सामान्य बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने अन्य यूनिटों से सबसे सम्मानित और सक्षम कमांडरों और अधिकारियों को तुरंत भेजकर कमांड की कमी को पूरा किया और उन्होंने सैनिकों के कल्याण और सुविधाओं में सुधार को सर्वोच्च चाह रहे हैं प्राथमिकता दी। पुरानी सुविधाओं की मरम्मत की गई और कम आपूर्ति वाले सामानों को नवीनतम से बदल दिया गया। सबसे बढ़कर उन्होंने सैनिकों के बीच संचार को बढ़ावा देने और अन्याय की निगरानी के लिए एक प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। शिकायत पेटी को गुमनाम बनाया गया और एक डिविजनल कमांडर हॉटलाइन स्थापित की गई ताकि कोई भी अन्याय का शिकार होने पर सीधे रिपोर्ट कर सके। प्रिया मेडिकल यूनिट में इलाज करवाते हुए यह सब देख रही थी। शुरू में वह अपनी मौसी के तरीकों के प्रति नाराजगी और अपनी स्थिति पर लाचारी से परेशान थी, लेकिन यूनिट को धीरे धीरे बदलते हुए और अपने साथियों के खुश चेहरों को देखकर उसकी सोच भी थोड़ी बदलने लगी। जब उसके बैचमेट्स उससे मिलने आते और कहते, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, धन्यवाद, तो प्रिया मिश्रित भावनाओं से घिर जाती थी। उसने कुछ नहीं किया था, बल्कि उसने सोचा था कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, लेकिन परिणाम सभी के लिए अच्छा हो रहा था। एक शाम अंजलि प्रिया के कमरे में आई। दोनों के बीच कुछ देर तक एक अजीब सी खामोशी छाई रही। सबसे पहले प्रिया ने बोलना शुरू किया, मौसी, माफ कर दीजिए और धन्यवाद। किस लिए माफी और किस लिए धन्यवाद? माफी इसलिए कि मैंने आपके दिल की बात नहीं समझी और बस गुस्सा करती रही, और धन्यवाद इसलिए कि आपने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सभी को बचाया। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ प्रिया के सिर पर हाथ फेरा। तुम मुझसे नहीं बची हो। तुमने जो इतने समय तक चुपचाप सहा और अपने साथियों की रक्षा करने की कोशिश की, वही इस सारे बदलाव का शुरुआती बिंदु था। मैंने तो बस उस छोटी सी चिंगारी में तेल डाला है। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं भागना चाहती थी। मैं इतनी थक गई थी और अकेली थी कि सब कुछ छोड़ देना चाहती थी। अगर आप नहीं आती तो मैं शायद जिंदगी भर उस दिन के घाव में जीती रहती।
अंजलि ने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया, असली मजबूती चोट न लगने में नहीं है। चोट लगने, गिरने और कभी कभी भाग जाने का मन करने के बावजूद फिर से उठकर आगे बढ़ने का साहस न खोना, वही असली मजबूती है। और तुम पहले से ही बहुत मजबूत हो। दोनों काफी देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों के जरिए कई अनकही भावनाएं व्यक्त हो रही थीं। नाराजगी, माफी और उन सबसे बढ़कर एक गहरा प्यार और विश्वास। खून का रिश्ता और एक ही रास्ते पर चलने वाले सैनिक होने का एक अटूट बंधन। कुछ दिनों बाद प्रिया को सर्जरी के लिए मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया। जाने से पहले यूनिट के कई साथियों ने उससे मिलकर एक स्क्रैप बुक और छोटे तोहफे दिए। उसमें माफी, धन्यवाद और प्रोत्साहन के संदेश भरे हुए थे। प्रिया ने पहली बार दूसरों की सच्ची सांत्वना के सामने आंसू बहाए। यह एहसास कि वह अकेली नहीं है, उसके जमे हुए दिल को पिघला रहा था। अंजलि ने दूर से इस दृश्य को चुपचाप देखा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जांच के परिणामों के आधार पर उन्हें सेना के कई शक्तिशाली लोगों से लड़ना होगा और इस प्रक्रिया में उन्हें कई चोटें लग सकती हैं। लेकिन उन्हें विश्वास था, उन्हें पता था कि उन्हें क्या बचाना है और किसके लिए लड़ना है। यह था एक ऐसी सेना बनाना जहां प्रिया जैसे युवा सैनिक अब और अन्याय का शिकार न हो और अपने सपनों को खुलकर जी सकें। उस रास्ते के अंत में जो भी इंतजार कर रहा हो, वह उसे चलने के लिए तैयार थी। अध्याय 10, तूफान का केंद्र। विशेष जांच दल की गतिविधि पूरी सेना को हिला देने वाला एक विशाल तूफान बन गई। अल्फा यूनिट से शुरू हुई जांच एक के बाद एक दूसरी यूनिटों तक फैल गई और इस प्रक्रिया में सैन्य आपूर्ति में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भाई भतीजावाद और यहां तक कि रक्षा कंपनियों के साथ सांठ-गांठ जैसे अकल्पनीय भ्रष्टाचार के तार उजागर हुए। सेना का शीर्ष नेतृत्व स्तब्ध था और संबंधित अधिकारी अपनी नौकरी जाने के डर से कांप रहे थे। मीडिया में हर दिन सेना के भ्रष्टाचार पर खबरें छप रही थीं और जनता का गुस्सा उबल रहा था। जब स्थिति ऐसी हो गई तो अंजलि पर भी हमले शुरू हो गए। उनकी शक्तियों का दुरुपयोग, मनमाने ढंग से यूनिट पर कब्जा और अपराधियों से निजी बदला, यह सब एक अच्छा निशाना बन गया। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सतर्कता दल ने अंजलि के खिलाफ जांच शुरू कर दी और उन्हें एक आरोपी के रूप में कई बार पूछताछ का सामना करना पड़ा। उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करने वाले गुटों ने इस मौके का फायदा उठाकर उनकी सैन्य सेवा को समाप्त करने का मन बना लिया था। एक महिला जनरल होने का फायदा उठाकर उसने सेना का अनुशासन भंग कर दिया। निजी भावनाओं के कारण उसने एक यूनिट को तबाह कर दिया। यह एक अभूतपूर्व क्रूरता है। कानून और प्रक्रिया को नजरअंदाज करने की उसकी कार्रवाई किसी भी अपराध से ज्यादा सेना की नींव को हिला देने वाली है। हर तरह के आरोप और अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन अंजलि नहीं हिली। उन्होंने सतर्कता जांच में अपनी सभी कार्रवाइयों को स्वीकार किया। यह सच है कि मैंने कानून और प्रक्रिया का उल्लंघन किया, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं उस विशाल भ्रष्टाचार की श्रृंखला को नहीं तोड़ सकती थी। अगर मेरी कार्रवाई के लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए तो मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि यह जांच अंत तक चले और सेना के सड़े हुए घाव को पूरी तरह से साफ कर दे। बस यही मैं चाहती हूं। उनके आत्मविश्वासी रवैये और जांच के माध्यम से उजागर हो रही सेना की घिनौनी सच्चाई के सामने उनकी आलोचना करने वाली राय भी धीरे धीरे बदलने लगी। कुछ मीडिया और नागरिक संगठनों ने उन्हें इस युग की सच्ची सैनिक और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायिका कहना शुरू कर दिया। यह आवाज उठने लगी कि भले ही उनकी कार्रवाई प्रक्रियात्मक रूप से गलत थी, लेकिन उसके परिणाम ने सेना को खुद को साफ करने के लिए प्रेरित किया, इसलिए इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। स्थिति अंजलि की योजना के अनुसार उन्हें सजा देने के बजाय पूरी सेना के सुधार के एक बड़े विमर्श में बदल गई थी। सेना के शीर्ष नेतृत्व ने भी महसूस किया कि वे अब इस मामले को दबा या छोटा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ने भी सेना में हड्डियों को काटने वाले सुधार का आदेश दिया और संसद में सेना से संबंधित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक विशेष कानून बनाने पर चर्चा शुरू हो गई। इस सारे तूफान के बीच अंजलि ने चुपचाप अपनी जगह बनाए रखी। उन्होंने एक डिविजनल कमांडर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन सामान्य रूप से किया और बाहरी दबावों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई।
उनका यह रवैया उनके अधीनस्थों में और भी ज्यादा विश्वास पैदा कर रहा था। इस बीच मिलिट्री अस्पताल में सफलतापूर्वक सर्जरी के बाद प्रिया पुनर्वास चिकित्सा में लगी हुई थी। वह समाचारों के माध्यम से अपनी मौसी की स्थिति को देख रही थी। यह सोचकर उसका दिल भारी था कि उसकी वजह से उसकी मौसी ऐसी मुश्किल में पड़ गई है। वह अपनी मौसी की मदद करना चाहती थी, लेकिन यह जानकर कि वह कुछ नहीं कर सकती, उसे लाचारी महसूस हो रही थी। फिर एक दिन प्रिया ने रक्षा मंत्रालय के मानवाधिकार केंद्र में एक याचिका दायर करने का फैसला किया। उसने पूरी रात जागकर अपनी कहानी लिखी। उसने अल्फा यूनिट में जो कुछ भी अनुभव किया था, सीनियरों का दुर्व्यवहार और कैसे अगर उसकी मौसी नहीं होती तो सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाती, इसके बारे में लिखा। उसने दलील दी कि भले ही उसकी मौसी की कार्रवाई शक्तियों का दुरुपयोग हो सकती है, लेकिन यह एक सैनिक को बचाने और एक बड़ी त्रासदी को रोकने के लिए एक अनिवार्य विकल्प था। और अंत में उसने लिखा कि वह वापस सेना में जाना चाहती है। वह अपनी मौसी की तरह अन्याय के खिलाफ खड़े होकर कमजोर साथियों की रक्षा करने वाली एक सच्ची सैनिक बनना चाहती है। प्रिया की याचिका मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हो गई और इसने एक बड़ी हलचल मचा दी। घटना की सीधी शिकार द्वारा अपराधी के बजाय खुद को बचाने वाले कमांडर के लिए नरमी की अपील करने के दृश्य ने कई लोगों के दिलों को छू लिया। अंजलि की आलोचना करने वाली राय पूरी तरह से बदल गई और बल्कि उन्हें बचाने की आवाज को बल मिलने लगा। अंत में रक्षा मंत्रालय की अनुशासन समिति ने काफी विचार विमर्श के बाद अंजलि को 3 महीने के वेतन कटौती की हल्की सजा दी। यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था, लेकिन सेना सुधार में उनके योगदान और परिस्थितियों को देखते हुए नरमी की गुंजाइश थी। यह लगभग एक माफी के बराबर था। उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करने वालों की यह एक पूरी हार थी। जिस दिन सजा का परिणाम घोषित हुआ, अंजलि अपने दफ्तर में अकेली खिड़की से बाहर देख रही थी। बहुत लंबी लड़ाई खत्म हो गई थी। वह बहुत कुछ खो सकती थी, लेकिन अंत में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी प्यारी भतीजी को बचाया और सेना को बदलने का एक छोटा सा बीज बोया। तभी फोन की घंटी बजी। यह प्रिया थी। फोन के दूसरी तरफ से एक खुशमिजाज आवाज आई, मौसी, न्यूज देखी? सच में बहुत अच्छा हुआ। हाँ, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रिया कुछ देर झिझकी और फिर कहा, मैं ठीक होकर यूनिट में वापस आऊंगी। आप मुझे स्वीकार करेंगी, है ना? अंजलि के होठों पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। बिल्कुल, तुम्हारी जगह वहीं है। बस पहले की तरह बेवकूफी से सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश मत करना। अब यह मत भूलना कि तुम अकेली नहीं हो। हाँ मौसी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। फोन काटने के बाद अंजलि ने खिड़की से बाहर फैले यूनिट के दृश्य को देखा। शाम की लालिमा पूरी यूनिट को लाल रंग में रंग रही थी। यह एक शांतिपूर्ण और सुंदर दृश्य था, लेकिन वह जानती थी यह शांति मुफ्त में नहीं मिली थी और इस शांति को बनाए रखने के लिए उन्हें भविष्य में भी कई लड़ाइयां लड़नी होंगी। वह खुशी खुशी उस सारे बोझ को उठाने के लिए तैयार थीं, अपनी प्यारी भतीजी और इस देश के उन सभी सैनिकों के लिए जिन्हें वह अपनी जान देकर भी बचाना चाहती थीं। उपसंहार 2 सितारे। समय बीतता गया और अल्फा यूनिट पूरी तरह से एक नए रूप में बदल गई। भ्रष्ट अधिकारी चले गए थे और उनकी जगह न्यायप्रिय और सक्षम लोग आ गए थे, और दमन और हिंसा से भरे बैरकों में संचार और सम्मान की संस्कृति ने जगह ले ली थी। अंजलि का सुधार एक सफल मॉडल बन गया और धीरे धीरे अन्य यूनिटों में भी फैल गया। बेशक पूरी सेना एक दिन में नहीं बदली। अभी भी जगह जगह अन्याय के अवशेष थे और अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने वालों का विरोध भी जारी था, लेकिन एक बार शुरू हुई बदलाव की लहर को रोका नहीं जा सकता था। अंजलि अभी भी एक डिविजनल कमांडर के रूप में व्यस्त थीं। सेना के भीतर उनके प्रति नजरें बंटी हुई थीं। कुछ लोग उन्हें सेना के भविष्य का नेतृत्व करने वाली नायिका के रूप में पूजते थे, जबकि कुछ अन्य उन्हें सेना के पदानुक्रम को तोड़ने वाली एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखते थे। लेकिन उन्हें इन मूल्यांकनों की परवाह नहीं थी। वह केवल अपने विश्वासों और सिद्धांतों के अनुसार चुपचाप अपने रास्ते पर चलती रहीं। इस बीच लंबे पुनर्वास के बाद प्रिया आखिरकार यूनिट में लौट आई। उसकी टांग पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन उसके दिल में एक न मिटने वाला निशान रह गया था। लेकिन यह अब उसे रोकने वाला घाव नहीं था, बल्कि यह उसे और भी मजबूत बनाने वाला एक पदक था।
वह पहले से ज्यादा परिपक्व और मजबूत सैनिक बन गई थी। लौटी हुई प्रिया का सबसे पहले स्वागत उसके बैचमेट्स और जूनियर्स ने किया। उन्होंने प्रिया की अनुपस्थिति में भी उसके द्वारा शुरू किए गए बदलाव को जारी रखा था। वे एक दूसरे की राय का सम्मान करते थे, अन्यायपूर्ण मामलों पर मिलकर आवाज उठाते थे और एक स्वस्थ बैरक संस्कृति का निर्माण कर रहे थे। प्रिया ने यह देखकर अपने दिल में एक गर्व महसूस किया। उसने एक बार फिर महसूस किया कि वह यही बचाना चाहती थी। प्रिया ने पहले की तरह चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन एक बदलाव था। वह अब सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश नहीं करती थी। जब कोई मुश्किल होती तो वह अपने साथियों के साथ साझा करती, और जब मदद की जरूरत होती तो वह खुशी खुशी हाथ बढ़ाती। उसका यह रवैया आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा था और वह स्वाभाविक रूप से एनसीओज की नेता के रूप में पहचानी जाने लगी। एक सप्ताहांत अंजलि पहले की तरह एक साधारण आगंतुक के रूप में प्रिया की यूनिट में आई। गार्ड पोस्ट का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। गार्ड ने खुश चेहरे के साथ उनका स्वागत किया और प्रक्रिया तेज और पारदर्शी थी। यूनिट में जीवंतता थी और मिलने वाले सैनिकों के चेहरों पर एक स्वस्थ ऊर्जा थी। विजिटिंग रूम में प्रिया का इंतजार करते हुए अंजलि की नजर दीवार पर लगे एक फ्रेम पर पड़ी। यह गर्वित एनसीओ के रूप में चुनी गई प्रिया की तस्वीर थी। अपनी भतीजी के खिले हुए चेहरे को देखकर अंजलि के होठों पर भी मुस्कान आ गई। मौसी, इस बार भी बिना बताए आ गई? अचानक पास आई प्रिया ने उसे देखते हुए कहा। अब न तो बैसाखी थी और न ही प्लास्टर, वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। सरप्राइज! अपनी भतीजी का चेहरा देखने आई थी। तुम ठीक लग रही हो, यह देखकर अच्छा लगा। हाँ, आजकल हर दिन मजेदार होता है। ट्रेनिंग करना, साथियों के साथ रहना। मुझे पहले नहीं पता था कि सैन्य जीवन इतना आनंददायक हो सकता है। दोनों साथ बैठकर काफी देर तक बातें करती रहीं। यूनिट की बातें, साथियों की बातें और भविष्य की बातें। प्रिया ने बताया कि उसने स्थायी सेवा के लिए आवेदन किया है। वह सेना में रहकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके जैसे दर्द से कोई और जूनियर न गुजरे और एक बेहतर सेना बनाने में योगदान देना चाहती है। अंजलि को अपनी भतीजी का यह रूप देखकर गर्व महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उनका दिल भी भारी हो गया। क्या उन्होंने उस छोटे से कंधे पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया है? अगर मुश्किल लगे तो तुम कभी भी छोड़ सकती हो, कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। जानती हूं, लेकिन यह मेरा चुना हुआ रास्ता है और मैं यह भी जानती हूं कि यह रास्ता अब अकेला नहीं है। आप हैं ना, और मेरे साथ अच्छे साथी भी हैं। हेलात MNEMB आप एक बी। मुलाकात के बाद प्रिया अंजलि को मुख्य द्वार तक छोड़ने आई। दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखती रहीं। मौसी, ध्यान से गाड़ी चलाना। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। गाड़ी में बैठने से पहले अंजलि ने आखिरी बार प्रिया को जोर से गले लगाया। उनकी पीठ को हल्के से थपथपाने वाले हाथ से हजारों भावनाएं व्यक्त हो रही थीं। माफी, धन्यवाद और दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती एक गहरा प्यार। गाड़ी से यूनिट से बाहर निकलते हुए अंजलि ने रियर व्यू मिरर में दूर होती प्रिया को देखा। गर्व से खड़ी होकर हाथ हिलाती हुई उनकी भतीजी, भारत की एक गर्वित सैनिक जो शायद एक दिन अपने कंधे पर भारी सितारे लगाएगी। अंजलि ने चुपचाप मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे एक लंबी अंधेरी सुरंग के अंत में उन्होंने आखिरकार आशा की एक किरण देखी है। उस प्रकाश का अनुसरण करते हुए वह आगे बढ़ती रहेंगी, अकेले नहीं बल्कि साथ में। कई साल बाद समय बीतता गया और अंजलि और प्रिया दोनों अपनी अपनी जगहों पर बिना रुके आगे बढ़ती रहीं। अंजलि सेना सुधार की ध्वजवाहक बनी और कई प्रतिरोधों और बाधाओं को पार करते हुए सेना की पुरानी प्रथाओं और अन्यायों को खत्म करने में अग्रणी रहीं। इस प्रक्रिया में उन्होंने सेना के भीतर कई दुश्मन बनाए, लेकिन साथ ही वह जनता और अधिकांश सैनिकों का भारी समर्थन पाने वाली एक प्रतीकात्मक हस्ती बन गईं। अंततः वह भारत की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, एक 4 सितारा जनरल बनी। उनके कंधे पर लगे सितारे अब 4 हो गए थे। प्रिया ने भी शानदार प्रगति की। उन्हें उत्कृष्ट नेतृत्व और कौशल के लिए पहचाना गया और वह सबसे कम उम्र में सूबेदार मेजर के पद पर पहुंच गईं, जो एक NCO के लिए सर्वोच्च सम्मान है। वह अब अतीत के घावों से बंधी नहीं थी, बल्कि NCO में उन्होंने उस अनुभव को एक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया और एक ऐसी सम्मानित सीनियर NCO बनी जो अपने अधीनस्थों के दिलों को समझती थी
और उनकी रक्षा करती थीं। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त होने के बावजूद लगातार संपर्क में रहीं और एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी। एक दिन देश की सीमा पर सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया। दुश्मन के हमले की संभावना को देखते हुए सेना ने अग्रिम मोर्चे पर अपनी सर्वश्रेष्ठ इकाइयों को तैनात करने का फैसला किया और सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की रक्षा का जिम्मा प्रिया की विशेष कार्य बल को सौंपा गया। ऑपरेशन ब्रीफिंग के दौरान अंजलि ने भेजे गए दस्तों की सूची में प्रिया का नाम देखा और उनका दिल दहल गया। एक कमांडर के रूप में उन्हें अपने कई अधीनस्थों को मौत के मुंह में भेजने का आदेश देना पड़ता था, लेकिन उस सूची में अपने खून का नाम होना एक अलग ही बोझ था। वह रात भर सो नहीं सकी। एक सैनिक के रूप में उनकी सार्वजनिक जिम्मेदारी और एक मौसी के रूप में उनकी निजी भावनाओं के बीच एक गहरा संघर्ष चल रहा था। रवानगी से एक रात पहले अंजलि ने प्रिया को फोन किया। उन्होंने एक शांत आवाज में पूछा, तैयारी कैसी है? जी मैडम, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, बस आपके आदेश का इंतजार है। प्रिया की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। अंजलि कुछ देर चुप रही और फिर मुश्किल से कहा, अपना ध्यान रखना और तुम्हें जिंदा वापस आना होगा, यह भी एक आदेश है। फोन के दूसरी तरफ से प्रिया की हल्की हंसी सुनाई दी। चिंता मत कीजिए मौसी, मैं प्रिया वर्मा हूं और मैं अकेली नहीं जा रही हूं। मेरे पीछे सैकड़ों सक्षम सैनिक हैं और मेरे ऊपर भारत की सबसे शक्तिशाली कमांडर हैं। हम मिशन पूरा करके सभी सुरक्षित लौटेंगे। उसकी शांत और दृढ़ आवाज सुनकर अंजलि और कुछ नहीं कह सकी। उन्होंने महसूस किया कि जिस भतीजी को उन्होंने पाला था वह अब उनसे भी ज्यादा मजबूत और गहरी हो गई थी। अगली सुबह प्रिया की यूनिट अंधेरे को चीरते हुए अग्रिम मोर्चे की ओर बढ़ गई। अंजलि ने ऑपरेशन कमांड सेंटर से उपग्रह के माध्यम से उनके मार्ग पर नजर रखी। कुछ घंटों के बाद एक भयंकर लड़ाई हुई जो भारतीय सेना की पूरी जीत के साथ समाप्त हुई। दुश्मन के हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया और भारतीय सेना को न्यूनतम क्षति हुई। कमांड सेंटर में जयकारे गूंज उठे, लेकिन अंजलि की नजरें क्षति रिपोर्ट पर टिकी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से घायल सैनिकों की सूची जांची। सौभाग्य से प्रिया का नाम कहीं नहीं था। उस पल अंजलि की सारी ताकत खत्म हो गई और वह कुर्सी पर गिर पड़ी। उस फौलादी कमांडर के चेहरे पर राहत के आंसू बह रहे थे। कुछ दिनों बाद मिशन से लौटी इकाइयों के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। अंजलि ने एक कमांडर के रूप में सैनिकों का निरीक्षण किया और उनके प्रयासों की सराहना की। धूल और धुएं से स्नेह लेकिन गर्व से खड़े सैनिकों के बीच प्रिया का चेहरा चमक रहा था। दोनों की आंखें मिलीं। बिना कुछ कहे उन्होंने एक दूसरे के दिल की बात पढ़ ली। उस शाम अंजलि ने प्रिया को अपने सरकारी आवास पर बुलाया। उन्होंने खुद रात का खाना बनाया। यह एक शानदार दावत नहीं थी, बल्कि घर का बना गर्म खाना था। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। किसी भी शब्द से ज्यादा गर्म भोजन और आरामदायक खामोशी उनके लिए सबसे बड़ी सांत्वना थी। खाने के बाद अंजलि ने प्रिया को एक छोटा सा डिब्बा दिया। यह क्या है मौसी? खोल कर देखो। डिब्बे के अंदर एक पुराना पेन था जिसे अंजलि ने बहुत लंबे समय से संभाल कर रखा था। यह वह पेन है जो मेरी मां ने मुझे तब दिया था जब मैं पहली बार एक अधिकारी बनी थी। उन्होंने कहा था कि इस पेन से भारत की शांति की रक्षा करने वाली एक महान सैनिक बनना। अब यह तुम्हारा है। प्रिया पेन हाथ में लिए कुछ नहीं कह सकी। उसकी दिवंगत मां की निशानी और उसकी मौसी की पूरी सैन्य सेवा की कहानी उस पेन के वजन में महसूस हो रही थी। तुम पहले से ही मुझसे कहीं ज्यादा महान और अद्भुत सैनिक हो। मुझे तुम पर गर्व है मेरी भतीजी। प्रिया की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। वह अपनी कुर्सी से उठी, अंजलि के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद मौसी, और मैं आपसे प्यार करती हूं। जय हिंद। मैं भी। बाहर शांतिपूर्ण रात के आकाश में तारे चमक रहे थे। दो महिला सैनिक, एक मौसी और एक भतीजी, एक दूसरे को गले लगाए हुए उस शांति के वजन को चुपचाप महसूस कर रही थीं जिसे उन्होंने मिलकर बचाया था। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सितारों की ओर उनकी उड़ान तो अब शुरू हुई थी। एक अंतिम अध्याय। सेवानिवृत्ति के बाद अंजलि ने वादे के मुताबिक सब कुछ छोड़कर एक शांत गांव में बस गईं। उन्होंने एक छोटा सा मिट्टी का घर लिया, एक बगीचा लगाया और गांव के पुस्तकालय में बच्चों को इतिहास पढ़ाते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करने लगीं।
पिछले कई दशकों से उन्हें दबाने वाली वर्दी और रैंक के बोझ से मुक्त होकर उन्होंने आखिरकार एक सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रिया भी समय के साथ अपनी भूमिका पूरी करके सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुई। वह अपनी मौसी की भविष्यवाणी के अनुसार उनके बगल वाले घर में रहने आ गईं। दोनों अब सैनिक नहीं बल्कि एक दूसरे के एकमात्र परिवार और सबसे अच्छे दोस्त के रूप में अपनी दूसरी जिंदगी जी रही थीं। एक गहरी रात दोनों हमेशा की तरह बरामदे में बैठकर तारे देख रही थीं। मौसी, प्रिया ने धीरे से कहा, जब मुझे चोट लगी थी तब आपको कैसे पता चला कि यह ट्रेनिंग में नहीं हुआ था? मैंने तो इतनी अच्छी एक्टिंग की थी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पगली, मैंने तुम्हें कैसे पाला है यह मैं कैसे नहीं जानती। मैं तुम्हारी आंखों को देखकर, तुम्हारी सांसों को सुनकर, तुम्हारे दिल में चल रहे तूफान को जान सकती हूं। तुम मेरी भतीजी होने से पहले मेरी बेटी की तरह हो। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने चुपचाप अपना सिर अपनी मौसी के कंधे पर रख दिया। अगली सुबह पड़ोस के बच्चे अंजलि के घर आए। दादी माँ, हमें इतिहास की कहानी सुनाइए। अंजलि ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास नायिकाओं की कहानी सुनाऊंगी। बहुत पुराने समय की नहीं बल्कि इसी धरती पर रहने वाली दो महिला सैनिकों की कहानी। बच्चों ने अपनी आंखें चमकाते हुए अंजलि की कहानी पर ध्यान दिया। अंजलि ने अपने अतीत को और प्रिया के साथ चले उस कठिन और गौरवशाली सफर को एक परी कथा की तरह सुनाया। यह कहानी बच्चों के मुंह से दूसरे बच्चों तक पहुंचेगी और समय के साथ भले ही लोगों की यादों में अंजलि और प्रिया के नाम फीके पड़ जाएं, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई हिम्मत और बलिदान की भावना और अन्याय के खिलाफ लड़ी गई उनकी न्यायप्रिय कहानी एक किंवदंती की तरह हमेशा जीवित रहेगी। दोपहर की धूप बगीचे के हरे पत्तों पर पड़ रही थी। प्रिया मकई को पानी देते हुए बच्चों को कहानी सुनाती अपनी मौसी को एक खुश मुस्कान के साथ देख रही थी। एक शांतिपूर्ण दृश्य। यह वह दुनिया थी जिसे उसने और उसकी मौसी ने अपनी पूरी जिंदगी देकर बचाया था। दुनिया का सबसे कीमती और सुंदर मूल्य। और उस शांति में उनकी कहानी ने आखिरकार एक संपूर्ण विराम पाया।